हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो पिछले एक वीक में न्यूज़ में रहे, दैट इज़ बिटवीन 7 अगस्त से लेके 14 अगस्त के बीच में। बट बिफोर वी एक्चुअली गेट इनटू दैट, मैं आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करना चाहता हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसके साथ ही साथ देखो, विश करने के साथ ही साथ मैं आपको ना थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि देखो, आप सभी जानते हो कि हमारी इंडिपेंडेंस के अंदर डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और कंसिडरिंग कि आप सभी ना यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो, आप सभी ने ये सारी चीज़ें मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते भी हो कि इन सभी का क्या रोल था। पर कहीं ना कहीं देखो, पढ़ना एक चीज़ होती है, बट उस चीज़ों को इंटरनलाइज करना, ठीक है, एक दूसरी चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं आप आज रियलाइज़ करो कि किस तरह से हमारी जो इंडिपेंडेंस हुई थी 15 अगस्त 1947 को, उसके पीछे कितना बड़ा रोल डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स ने प्ले किया। हो सकता है काफ़ी लोगों के काफ़ी इन फ्रीडम फाइटर्स के रास्ते अलग अलग थे, पर फिर भी उनका जो मतलब हमारे देश के लिए प्रेम था वो कितना ज़्यादा था, राइट। उसी तरह से आपको भी थोड़ा ना इस डायरेक्शन में मैं चाहता हूँ कि आप भी सोचो। देखो, मैं हो गया, आप हो गए, हम सभी की कोशिश पता क्या होती है कि हम अपनी ज़िंदगी को ना थोड़ा बेहतर बना पाएँ, ठीक है ना। हर किसी की यही कोशिश होती है कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। पर देखो, होता पता क्या है कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के साथ साथ ना इस देश को थोड़ा और बेहतर कराने की थोड़ी सी जिम्मेदारी हम सब की भी है। आई रिपीट, अपनी ज़िंदगी के साथ साथ इस देश को बेहतर बनाने की थोड़ी सी जिम्मेदारी हम सभी की भी है। मैं चाहता हूँ कि आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पे ना आप भी थोड़ा सा इस चीज़ को सोचो, ठीक है ना। एनीवेज, ठीक है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। तो अब डिस्कस करते हैं थोड़ा इकोनॉमी के रिगार्डिंग कुछ करंट अफेयर्स को। पहली चीज़ आ रही है हमारे पास, देखो, आरबीआई के रिगार्डिंग एक न्यूज़ थी, दैट इज़ कि आरबीआई ने ना पुणे के रूपी कोऑपरेटिव बैंक को शट डाउन करने का ऑर्डर दिया है। बेसिकली इनका जो बैंकिंग लाइसेंस था उसको कैंसिल कर दिया है। और ये एक तरह का क्या है, कोऑपरेटिव बैंक। और अगर आप थोड़ा सा न्यूज़ को फॉलो करते आ रहे हो ना पिछले कुछ टाइम के अंदर, तो आपने बार बार ना इस तरह की चीज़ें सुनी होंगी कि इस कोऑपरेटिव बैंक्स में आरबीआई ने ये कर दिया, ठीक है ना, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह की काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस ना कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर लगती ही रहती हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। इवन जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इससे डिपॉजिटर्स का क्या होगा, जिन लोगों ने इस बैंक के अंदर अपना पैसा डिपॉजिट करवाया था उनका क्या होगा, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ना एक कोऑपरेटिव बैंक्स जो काफ़ी एक टॉपिक है, हॉट टॉपिक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी इसके रिगार्डिंग समझे हैं, तो उनको भी देखने की कोशिश करेंगे कैसे टैकल करेंगे, राइट। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स को। देखो, कोऑपरेटिव बैंक्स के ना कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं इनको बाकी के जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनसे अलग करते हैं। जैसे कि ये एक तरह की कस्टमर ओन्ड एंटिटीज़ हैं। कस्टमर ओन्ड एंटिटीज़ का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वो उसके कस्टमर्स भी होते हैं और ओनर भी। इसी वजह से क्या बोलते हैं कि दीज आर कस्टमर ओन्ड एंटिटीज़, ठीक है ना। जो कस्टमर होगा वही इसका ओनर है, ठीक है ना, समझ रहे हो। यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उसके केस में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर ये चीज़ नहीं होती, बट कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है। अब देखो, कोऑपरेटिव बैंक का कहीं ना कहीं काम क्या होता है। कोऑपरेटिव बैंक का काम अक्सर एक तरह से होता है कि किस तरह से वो प्रॉफिट मोटिव कर पाए। बट ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं एक तरह से मैंने आई थिंक कमर्शियल बैंक बोला, तो कमर्शियल बैंक्स के अंदर मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेशन का मोटिव होता है। बट जब मैं बात करता हूँ कोऑपरेटिव बैंक्स की, तो ओवरऑल हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से वो कम्युनिटी को हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से इनका फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और होती है कि यहाँ पर प्रिंसिपल आता है हमारे पास 1 पर्सन 1 वोट का। देखो, आप एक चीज़ रियलाइज़ करो, जो अक्सर जो बैंक्स होते हैं ना वो काम करते हैं शेयर होल्डिंग के प्रिंसिपल के ऊपर। जिस बंदे की सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग होगी उसकी वोटिंग पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स में यही होता है। पर जब बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स की, वहाँ पर 1 पर्सन 1 वोट का प्रिंसिपल होता है कि यानी कि जो बंदे की, ऐसा नहीं होता कि मतलब ना ये जो शेयर होल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर नॉर्मली ऐसा ही होता है कि हर बंदे की एक वोट होती है, मतलब सिमिलर पावर सबकी होती है। इसके साथ ही साथ, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, कम्युनिटी को सर्व करना इनका पर्पस होता है रेदर देन द प्रॉफिट ओरिएंटेशन। एंड इस वजह से मासेस को ये रूरल एरियाज़ के अंदर चीप क्रेडिट प्रोवाइड करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। और आप सभी ना देखो कमर्शियल बैंक्स को भी जानते हो, तो थोड़ा सा ना इनके बीच में फ़र्क समझ लो। और जब आप फ़र्क समझोगे ना तब आपको चीज़ें पता लग जाएंगी कि आखिर दिक्कत आ कहाँ रही है कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर। देखो, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होते हैं। जब मैं बात करता हूँ कोऑपरेटिव बैंक्स की,
ठीक है। तो यहाँ पर आता है डुअल कंट्रोल का मैकेनिज्म। एक्चुअल में ये थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म चेंज हो गया है डुअल कंट्रोल का, अब उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, बट एक बार आप थोड़ा समझ लो, फिर जो करंट अफेयर्स में था उसको भी मैं समझा दूंगा क्या चेंज हुआ है। देखो डुअल कंट्रोल का मतलब पता क्या होता है कि यहाँ पर जो रेगुलेशन है वो दो अलग अलग एंटिटीज़ के द्वारा है। एक तो देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है, उसके साथ ही साथ दूसरी चीज़ क्या होती है, स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है ना। तो यानी कि दो लोग रेगुलेट कर रहे हैं, एक हो गया आरबीआई, एक हो गया ये स्टेट रेगुलेटर ऑफ स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब कमर्शियल बैंक में सिर्फ आरबीआई करता है, यहाँ पर दोनों करते हैं। अब इसी वजह से कहीं ना दिक्कत आ जाती है। दिक्कत कैसे, देखो आरबीआई ना एक काफ़ी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी ढंग से मतलब चीज़ों को ये ना देखती है कि क्या काम कैसे चल रहा है। पर कहीं ना कहीं जब बात करते हैं स्टेट रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, तो यहाँ पर ना काफ़ी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जैसे कि एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ गया, कुछ तरह के करप्शन के मुद्दे देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के कुछ ना इश्यूज आते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो आरबीआई का इतना अच्छा कंट्रोल था कमर्शियल बैंक्स के ऊपर, तो यहाँ पर उस तरह का कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर स्टेट वालों का ना ज़्यादा रोल आ जाता है, स्टेट रजिस्टर्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। इस वजह से कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव बैंक्स में हमें इस तरह के स्कैम्स देखने को मिलते हैं। काफ़ी बार होता है क्या है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ गया, उससे क्या होगा कि पैसा कुछ ऐसे लोगों को दे दिया जाता है जो कहीं ना कहीं उस पैसे को वापस ना कर पाएँ, फिर वो स्कैम्स में बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के इश्यूज़ इसके डुअल कंट्रोल की वजह से आते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और आप डिफरेंसेस देख सकते हो, ठीक है, जैसे अभी शेयर होल्डिंग वाला मुद्दा डिस्कस किया था और 1 पर्सन 1 वोट वाला, उसके साथ ही प्रॉफिट मोटिव मैंने आपको समझाया और किस तरह से कोऑपरेटिव बैंक्स का एक कम्युनिटी मोटिव होता है। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, इनको भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। इसके साथ ही देखो जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं अर्बन कोऑपरेटिव्स, कुछ होते हैं रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। अब फ़र्क क्या है, देखो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ना ज़्यादातर मतलब मोस्टली ये कैटर करते हैं अर्बन एरियाज़ को। मैं ऑल नहीं बोल रहा कि हाँ जी सिर्फ और सिर्फ ही अर्बन को ही कैटर करेंगे, नहीं। इनका मोस्ट काम जो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क वो अर्बन एरियाज़ में होता है। या फिर इनका मान लो कि इनके हेड क्वार्टर्स, ये वो वाले कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जिनके हेड क्वार्टर जनरली हमें अर्बन एरियाज़ में देखने को मिले। इसके एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है रूरल एरियाज़, ठीक है ना। ये रूरल एरियाज़ के अंदर इनका ज़्यादा फोकस होता है, हेड क्वार्टर्स भी हो सकता है रूरल एरियाज़ के अंदर हो। तो इसका मतलब ये है क्या कि अर्बन में ये बिल्कुल कैटर ही नहीं करते, नहीं, ऐसा नहीं है। अर्बन में कुछ बिजनेस इनका हो सकता है, बट मेजर एक्टिविटी कहाँ है, मेजर रूरल में। उसी तरह से यहाँ पे क्या था कि मोस्ट एक्टिविटी या मेजर एक्टिविटी इनकी अर्बन एरियाज में होती है। इस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स को अर्बन और रूरल के अंदर। अब अर्बन के अंदर शेड्यूल और नॉन शेड्यूल, ठीक है ना, और साथ ही साथ सिंगल स्टेट एंड मल्टीपल स्टेट। शेड्यूल और नॉन शेड्यूल आप सभी जानते हो, जैसे बैंकिंग अलग अलग बैंक्स को आरबीआई ने डिफरेंट एक्ट्स के अंदर शेड्यूल के अंदर डाला हुआ है, ठीक है ना। तो अगर वो शेड्यूल के अंदर इंक्लूडेड है तो शेड्यूल्ड बैंक्स, अदरवाइज नॉन शेड्यूल्ड। उसी तरह से अगर ये मेजॉरिटी इनका काम एक ही स्टेट में है तो सिंगल स्टेट मान सकते हो, अगर डिफरेंट स्टेट्स में ये अवेलेबल हैं तो मल्टी स्टेट। उसी तरह से रूरल के अंदर भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि कितने टाइम पीरियड के लिए हम उनको लोन दिया जा रहा है, ठीक है। आप फर्दर स्ट्रक्चर पढ़ना चाहो तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके आप पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर भी देख सकते हो कि किस तरह से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वर्क करता है। पैक्स वगैरह जैसी ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब मेन जो मुद्दा था कि भैया इसके इश्यूज़ क्या हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के, कहीं ना कहीं देखो ये प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, ये मेंस में भी इंपॉर्टेंस हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया डुअल रेगुलेशन का मुद्दा, ठीक है ना। इससे क्या हो जाता है, रेगुलेटरी इश्यूज आते हैं, सुपरविजन का इशू आता है, ऑडिट का। आरबीआई के पास देखो जब कंट्रोल ही नहीं होगा मान लो सारी चीज़ों का, और कहीं ना कहीं जो एक्सेसिव इंटरफेरेंस आ रही है हमारे पास स्टेट रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की वजह से, वो मुद्दा कहीं ना कहीं इसको इम्पैक्ट करता है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलेटरी इश्यूज हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ ही साथ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, ठीक है ना, यहाँ पर ये चीज़ भी इशू आ गया। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं देखो ऑपरेशनल इश्यूज़ की, तो यहाँ पर ना अक्सर बात आ जाती है मैनेजमेंट की। जैसे आप याद करो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, एक मेजर इशू पता यहाँ पे क्या था कि यहाँ की इस पर्टिकुलर बैंक में कुछ जो टॉप मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, सभी एम्प्लॉयज़ की बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों ने कुछ एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं थे, ठीक है ना। अच्छे नहीं होने का मतलब कि उन्होंने किसी गलत बंदे को जानबूझकर लैंड कर रहे हैं, ठीक है, गलत मतलब कुछ ऐसी एंटिटीज़ को लैंड किया जा रहा है या ज़रूरत से ज़्यादा लैंड किया जा रहा है जो उनको पता है कि पैसा वापस नहीं आएगा। तो अगर एम्प्लॉयज़ ही आपके या आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है तो वो चीज़ आ जाती है कि उनमें प्रोफेशनलिज्म की कमी है। तो एक तरह से ये एक क्या हो जाता है, ऑपरेशनल रिस्क,
ठीक है, जो हमारे बेसल नॉर्म्स है ना उसके अंदर भी इस चीज़ को डिस्कस करा गया है। अब याद करो जैसे पीएनबी के अंदर हुआ था, ठीक है ना, पीएनबी ऑब्वियसली कोऑपरेटिव बैंक नहीं है बट मैं इन जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ ऑपरेशनल रिस्क का। तो पीएनबी के अंदर भी हमें कुछ इश्यूज देखने को मिले थे जब जो आई थिंक नीरव मोदी वाला, ठीक है, इशू आया था, तो उसके रिगार्डिंग ये चीज़ थी। ठीक है, उसके साथ ही साथ पॉलिटिसाइजेशन का मैंने मुद्दा डिस्कस किया, फेवरेटिज्म का मुद्दा आ जाता है कि हाँ जी अच्छा इसको आपको पॉलिटिसाइजेशन की वजह से होता क्या है कि बैंक्स को बोला जाता है, इन कोऑपरेटिव बैंक्स को, कि आप इस पर्टिकुलर लेंडर को लोन दीजिए, फिर बाद में एनपीए बन जाता है। तो इस वजह से इस तरह से कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर इस तरह के इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही क्या होता है, कंटेजियन इफेक्ट। कंटेजियन इफेक्ट का मतलब कि देखो होता क्या है कि अक्सर कोऑपरेटिव बैंक्स का ना अपना अकाउंट किसी और बैंक में होता है, फिर इस बैंक का अपना अकाउंट किसी और में होता है और बैंक के अंदर, इसका बैंक अकाउंट हो सकता है पीएमसी के अंदर हो, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के अंदर। तो सोचो अगर एक बैंक फेल हुआ ना तो ये सारे भी उसके ऊपर हो सकता है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इश्यूज फेस करने को मिले। इसको क्या बोल देते हैं, कंटेजियन इफेक्ट, कि एक का इम्पैक्ट हमें बाकियों के ऊपर देखने को मिलता है। उसके साथ ही साथ देखो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस भी हमें बहुत बार कोऑपरेटिव बैंक्स में देखने को मिलते हैं। अब ये देखो, ठीक है, कितने सारे यहाँ पे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि हाँ जी कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर वीकेस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैं, और किस तरह से कोऑपरेटिव बैंक्स ने, ठीक है ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है यहाँ पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये पॉइंट आप कहीं ना कहीं अपने इंटरनल सिक्योरिटी के साथ भी रिलेट कर सकते हो। तो देखो मुद्दे बहुत सारे हैं, इश्यूज बहुत सारे थे। अब गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ रियलाइज़ करी, इस वजह से हुआ क्या, हमने पास किया क्या, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है ना, 2020, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 को हमने पास किया। इसके अंदर क्या हुआ, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था ना, इसको हमने ज़्यादा पावर्स दी, किसके ऊपर, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के ऊपर, ठीक है ना। तो इनके ऊपर जो हमने पढ़ा ना अभी कि कितने टाइप के डिफरेंट हमने कोऑपरेटिव्स पढ़े, तो उसमें जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थे एज वेल एज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स थे, उसके ऊपर आरबीआई का कंट्रोल बढ़ा दिया। याद करो दिक्कत कहाँ आ रही थी, दिक्कत आ रही थी डुअल रेगुलेशन की वजह से, ठीक है ना, जो स्टेट रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्स था उसकी ज़्यादा रेगुलेशन की वजह से कहीं ना कहीं आरबीआई अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पर जब हमने इस डुअल रेगुलेशन को हटा दिया फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स, इसकी वजह से क्या हुआ, आरबीआई के पास ज़्यादा कंट्रोल आ गया, ठीक है जी। तो उसके लिए ये एक्ट 2020 में हमने पास कर दिया, जहाँ पर आरबीआई के पास ज़्यादा कंट्रोल आया। और कहीं ना कहीं अब आरबीआई को कोई एक्शन लेना होता है ना, तो ये फालतू के झंझटों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली उसके ऊपर एक्शन लेगा, कोई भी एक्शन लेना हो, ठीक है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस चीज़ को किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कुछ ऐसी, क्या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और जो अर्बन कोऑपरेटिव्स हैं वो आरबीआई के सुपरविजन में आते हैं। ये बात आपको बहुत ध्यान में देनी है, और यही एग्जैक्ट इसी तरह से इसके ऊपर ही क्वेश्चन हमें यूपीएससी में देखने को मिला था, ठीक है। अब देखो ये हमने टॉपिक कैसे डिस्कस किया, हमारे पास थी एक करंट न्यूज़, ठीक है, करंट को हमने स्टैटिक के साथ लिंक करके पढ़ा, ठीक है। आपको भी क्या करना है, जब भी चीज़ें पढ़नी है ना इस तरह से आपको एक अच्छे से लिंकेज बनाना है। होता पता क्या है, फिर लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं कि सर इकोनॉमी में मार्क्स नहीं आ रहे या फिर और सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स नहीं आ रहे। होता क्या है कि हम न्यूज़ को पढ़ लेते हैं, पर न्यूज़ हो सकता है ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होती है न्यूज़, पर न्यूज़ के पीछे का जो बैकग्राउंड होता है, जो उसके पीछे की स्टैटिक नॉलेज होती है, वो और भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किया, मान लो क्या, मैं ये एक्चुअल में सही स्टोरी बता रहा हूँ, कोई मानने की बात नहीं है। गवर्नमेंट ने 2020 में ये एक्ट पास किया, ठीक है ना, तो क्या हुआ, ये एक्ट न्यूज़ में आया, ठीक है। अब इस एक्ट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और साथ ही साथ इसके पीछे की कुछ स्टैटिक नॉलेज थी। यूपीएससी ने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया, स्टैटिक नॉलेज को भी और करंट नॉलेज को भी, दोनों को कंबाइन करके हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। 2021 के प्रीलिम्स में, मतलब 2020 में ये एक्ट पास हुआ था, उसके नेक्स्ट ईयर 2021 के प्रीलिम्स में हमसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है ना। तो इस तरह के आपको इंश्योर क्या करना है कि आप एक अच्छे से प्रॉपर चीज़ों के बीच में लिंक बिठा के चलो, दोनों को साथ में लेके चलो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी या तो एक, कहीं का ना होता क्या है कि स्टैटिक पार्ट बिल्कुल वीक होता है और करंट बहुत अच्छा होता है, या वाइस वर्सा भी होता है। तो कहीं ना कहीं जब ये ब्रिज नहीं ना बनता, वहाँ पर दिक्कत आ जाती है, चाहे वो प्रीलिम्स की बात हो चाहे मेंस की बात हो। तो मेक श्योर कि दोनों का एक अच्छा आप लिंकेज हो, ठीक है ना। और जब चीज़ों को आप जब भी करंट अफेयर्स में पढ़ो, आप उनको बहुत ही अच्छे से समझ के पढ़ो। इवन जब देखो हमारी टीम भी डिफरेंट कोर्सेज को रन करती है ना, तो वहाँ पर हमारी कोशिश यही होती है कि आपको चीज़ों के बैकग्राउंड के साथ तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी दी जाए, साथ ही साथ करंट भी आपका कहीं ना कहीं कवर होता जाए। इवन जो डिफरेंट टॉपिक्स हो गए, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है ना, हिस्ट्री की चलो थोड़ा स्टैटिक हो जाता है, बट बाकी जो ज़्यादातर टॉपिक्स हैं
वो बहुत अच्छे से इंटरलिंकेज के साथ ही करंट अफेयर्स के साथ वैल्यू एडिशन करके और साथ ही साथ मेंस का भी आपको कंटेंट वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। इवन देखो अगर मैं बात करूँ हमारे जो प्रारंभ कोर्स की ना, तो इसके अंदर आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, ठीक है ना, जहाँ प्रीलिम्स और मेंस का पूरा कंटेंट आपका इसमें कवर कर दिया जाता है। इसके साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए प्रोवाइड कर दी जाती है टेस्ट सीरीज, ठीक है, प्रीलिम्स की भी एज वेल एज मेंस की भी, यानी कि एमसीक्यू के थ्रू आप अपनी प्रीलिम्स की नॉलेज को चेक कर सकते हो, उसके साथ ही साथ आंसर राइटिंग के थ्रू आप अपने मेंस में इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हो। साथ ही साथ आपको मिल जाता है प्रॉपर स्टडी मटेरियल। तो एक तरह से ना पूरा एक वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी आप कंपोनेंट सोच सकते हो, आपको जो हेल्प चाहिए होती है जो कि इस यूपीएससी की जर्नी को क्रैक करने के लिए, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे कवर कर दिए गए हैं। तो इस कोर्स को आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारे कंपोनेंट्स में डेफिनेटली कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स को डेफिनेटली चेक कर सकते हो, प्रारंभ कोर्स को। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया है, आप वहाँ पे अभी हमें कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। तो ये था हमने कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में जिक्र किया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल क्यों किया, ठीक है ना, या फिर क्या दिक्कत आ गई। तो देखो होता क्या है कि जो हमारा आरबीआई है वो आपको कुछ चीज़ें बताता है, आपको मतलब बैंक्स को कुछ चीज़ें बताता है कि हाँ जी आपको ये चीज़ें मेंटेन करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, लोन टू डिपॉजिट रेशो। इसके अलावा भी और डिफरेंट कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं जो आरबीआई बार बार चेक करता रहता है, पीरियोडिकली चेक करता रहता है कि हाँ जी बैंक इन पैरामीटर्स पे कितना अच्छा काम कर रहा है या कितना खराब काम कर रहा है। तो जो हमारा ना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया 1949 के अंदर, उसने क्या किया कि हाँ जी इन बैंक्स को क्या करना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट को हमेशा मैनेज करना चाहिए, राइट। और इसी में एक इशू क्या है, दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। अब होता देखो क्या है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के अंदर, ये होता है फॉर्मूला टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ। जैसे मान लो एक बैंक है हमारा, अब बैंक ने मान लो दो बंदों को लोन दिया, ए और बी। अब हो सकता है ए बंदे के पास ना बिल्कुल ही कोई मतलब ना इसके पास कोई ज़्यादा कोलैटरल नहीं है, कोई खास इसके पास नौकरी भी नहीं है और पता नहीं है, और ना एक तरह का डर लगा रहता है कि ये बंदा पैसा वापस करेगा भाई नहीं करेगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ना एक रिस्क फैक्टर दे दिया जाएगा। हो सकता है कि रिस्क इसका 80% हो। 80% रिस्क का मतलब कि 80% चांस है कि भैया ये पैसा वापस नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड ये बी बंदा हो सकता है एक आईएएस ऑफिसर हो, ठीक है ना, इसकी अच्छी स्टेबल जॉब हो, स्टेबल इनकम हो, कोलैटरल भी हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हो सकता है इसका रिस्क 5% हो, कि सिर्फ 5% चांस है कि पैसा वापस नहीं करेगा। इस तरह से क्या किया जाता है, अलग अलग टाइप ऑफ लोन्स को ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक रिस्क असाइन कर दिया जाता है एंड उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया किया जाता है रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है ना। ये जो रिस्क बताया ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम रिस्क वेटेड एसेट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर जो हमारा देखो जो रिस्क एसेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग, एसेट आप समझ गए ना, जो एक तरह से लोन दिया है बैंक्स ने स्पेशली, ठीक है ना, वो क्या हुए, एक तरह के एसेट ही हुए क्योंकि पैसा वापस आएगा। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने रिस्क को फैक्टर इन कर लिया, ठीक है। फिर एक रिस्क वेटेड एसेट की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसके बेसिस पे हमें क्या करना होता है, एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मैनेज करना होता है। मतलब कुछ ऐसे कैपिटल को अपने पास रखना होता है ताकि अगर मान लो ये एसेट्स जो हमने एक तरह से जो लोन दिए थे बैंक ने, अगर वो वापस नहीं भी आए तो कुछ ये जो हमारा अपना खुद का कैपिटल है, ठीक है, जो हम खुद अपने जो एक तरह से फंड है जो अपनी तरफ से लेकर आए हैं, वहाँ से इस फंड के थ्रू हम इस चीज़ को, ये जो लॉस हुआ है, ठीक है, ये जो रिस्क वेटेड एसेट्स की वजह से जो लॉस हुआ है उसको ओवरसेट कर पाए, तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग क्या बोल देते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब आप एक चीज़ सोचो कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर ज़्यादा हो तो अच्छी चीज़ है, ये कम हो तो अच्छी चीज़ है, सोच के बताना। देखो बहुत ही सिंपल चीज़ है, आंसर है ज़्यादा हो तो अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि देखो मान लो कि आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है, पता नहीं है कि पैसे वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं बैंकों को क्या करना चाहिए, बैंकों को अलग से कैपिटल जो उनके अपने सोर्सेज से आ रही है, इस कैपिटल को अपने पास में रखना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और कहीं ना कहीं उसी तरह की कैपिटल टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल अगर ज़्यादा होगी, ठीक है, तो अच्छी बात है कि कल को ऐसा नहीं है कि अगर कल को कोई आपका एनपीए भी हो जाता है, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी बन जाता है, तब हाँ जी कैपिटल है हमारे पास ताकि इन चीज़ों को ओवरसेट कर पाएँ। तो जितना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ज़्यादा होगा उतनी अच्छी बात है, यानी कि बैंक उतना ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में है, ठीक है। तो जो बेसल नॉर्म्स है ना, उनमें भी क्या बोला गया कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का हमें 8% रखना है, पर हमारा आरबीआई थोड़ा और स्ट्रिक्ट है, इसने बोला जी नहीं हमें 9% रखना है। यानी कि जो इंडिया के अंदर बैंक्स होते हैं ना, उनको कितना मेंटेन करना होता है,
9%। तो आई होप आपको ये मुद्दा भी समझ आ गया होगा कि कार जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है वो ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, एंड साथ ही साथ ये होता क्या है। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हुआ, जिस बैंक की हम बात कर रहे थे, जो पुणे वाला जो रुपी आई थिंक कोऑपरेटिव बैंक था, वहाँ पर ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। यानी कि जो आरबीआई ने बताया ना कि 9% से ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पर ये मेंटेन नहीं कर पा रहे थे और काफ़ी ख़राब ये रेशो हो रही थी। तो वन ऑफ द फैक्टर्स बना कि कहीं ना कहीं आरबीआई ने इस लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। तो आई होप ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशो वाला मुद्दा आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही एक और मुद्दा होता है, वो क्या है, डीआईसीजीसी का। अब इसको मैं समझाता हूँ। देखो पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचो, जैसे ये बैंक था, ठीक है, जो अभी कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहे हैं जो पुणे वाला है, अब ये डूब गया। तो हो सकता है भैया आप जैसे आपने हो सकता है अपना डिपॉजिट इसके अंदर करवाया हो, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल लेना, आप कोई भी एग्जांपल लो, जैसे सोच लो आप एसबीआई का एग्जांपल लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आप सभी का, मुझे आई एम वेरी श्योर काफ़ी सारे लोगों का आप में से एसबीआई के अंदर अकाउंट होगा। अब सोचो कि बस सोचना है, ठीक है, ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता, ठीक है, एसबीआई बहुत बड़ा बैंक है तो डूबने के तो कोई चांस नहीं है, बट एग्जांपल के लिए समझो कि मान लो एसबीआई कल को डूब गया, तो आपने जो अपना डिपॉजिट करवाया था, मान लो आपने कहा 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये यहाँ पे डाले हुए हैं, आपका डिपॉजिट अकाउंट है एसबीआई के साथ, तो क्या आपको 10,000 रुपये वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बताओ। आंसर है मिलेंगे। पता क्या होता क्या है, जो इसका काम क्या होता है, डीआईसीजीसी के थ्रू ये चीज़ इंश्योर होती है। मैं समझाता हूँ कैसे। डीआईसीजीसी का क्या मतलब है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। यानी कि आपने जो अपना डिपॉजिट करवाया है ना बैंक के अंदर, जैसे इस केस में मैंने बताया था ना कि 10,000 रुपये आपने एसबीआई के साथ जमा करवाए हुए हैं, आपका डिपॉजिट अकाउंट है वहाँ पे। तो कल को अगर एसबीआई डूब भी जाए ना, तो आपको ये पैसे वापस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि डीआईसीजीसी बैठा है। डीआईसीजीसी क्या है, ये आरबीआई के द्वारा ना 100% ओन्ड एक एंटिटी है। यानी कि आरबीआई इसको ओन करती है, इस पर्टिकुलर डीआईसीजीसी को। ये एक एक्ट के थ्रू एक बॉडी बनी थी, ठीक है ना। एक्ट का नाम क्या था, डीआईसीजीसी एक्ट 1961। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई में मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखो, जो हमारे बैंक्स हैं, जैसे एग्जांपल समझो आप हो यहाँ पे, आपने क्या किया, आपने एसबीआई में अंदर अपना अकाउंट खुलवा लिया, कितने का, 10,000 रुपये का। अब एसबीआई पता क्या करेगा, एसबीआई डीआईसीजीसी को, जो कि आरबीआई की ओनरशिप के अंदर एक एंटिटी है, इसको कुछ पैसे देगा। पैसे कितने, थोड़े से पैसे, बिल्कुल एक छोटा सा फीस। होगा क्या, डीआईसीजीसी क्या कर देगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का क्या मतलब, इंश्योरेंस का देखो आप सिंपली सोचो, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। इंश्योरेंस का मतलब यही होता है ना कि आप एक तरह से उनको प्रीमियम पे कर रहे हो, और बाद में क्या होता है, अगर कोई दिक्कत आ जाती है, मान लो आपकी गाड़ी खराब होगी या गाड़ी में कोई इशू आ गया, तो कहीं ना कहीं ये इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, वो आपको गाड़ी ठीक करके देंगी या उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको पैसा मिल जाएगा। यही होता है। उसी तरह से डीआईसीजीसी का काम क्या है, एक तरह से अगर कल को ये बैंक डूब गया या एसबीआई डूब गया, तो आपको आपका पैसा वो वापस करने में आपकी हेल्प करेगा, मतलब आपको पैसा वो वापस दिलवाएगा। ये काम होता है डीआईसीजीसी का। इसकी कुछ लिमिट्स भी होती हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा क्या लिमिट्स होती हैं, उसका वेट करो। अब होता क्या है कि जो पैसा है ना, ये जो फीस है या एक तरह का प्रीमियम है, ये कौन पे कर रहा है, ये बैंक पे कर रहा है, एसबीआई। ये इसको डीआईसीजीसी को देगा, और कल को अगर एक तरह से यहाँ पर ये बैंक फेल हो गया, तो डीआईसीजीसी आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग पैसा देगा। अब ध्यान में रखने वाली बात पता क्या है, कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जो पैक्स हो गया, एनबीएफसीज हो गया, ये कवर नहीं होती डीआईसीजीसी के अंदर। कि अगर आपने इसमें पैसा लगा रखा है, पैक्स के अंदर डिपॉजिट करवा रखा है या एनबीएफसी के अंदर है, तो आपको अगर वहाँ पे ये पर्टिकुलर पैक्स एनबीएफसी डूब गए, तो आपको आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। डीआईसीजीसी बैंक्स के ऊपर वर्क करता है। वो कोऑपरेटिव भी हो सकते हैं, कमर्शियल भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के बैंक्स हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस आनी ज़रूरी हैं, जैसे कि फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है ना, किसी फॉरेन गवर्नमेंट का अकाउंट अगर किसी बैंक में है, मान लो एसबीआई में किसी फॉरेन गवर्नमेंट का अकाउंट है, तो वो पर्टिकुलर अकाउंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी डिपॉजिट होगा उसको कवर नहीं किया जाता डीआईसीजीसी के अंदर। उसी तरह से हमारी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अकाउंट है किसी बैंक के अंदर, तो वो भी कवर नहीं किया जाता डीआईसीजीसी के अंदर। उसके साथ ही साथ इंटर बैंक डिपॉजिट, मान लो एसबीआई ने अपना पैसा कुछ आईसीआईसीआई में डाल रखा है, कुछ पैसा हो सकता है आईसीआईसीआई ने एसबीआई के अंदर डाला हो, या सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह के जो इंटर बैंक डिपॉजिट्स होते हैं ना, ये डिपॉजिट्स ये कवर नहीं होते डीआईसीजीसी के अंदर। उसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, बट कहीं ना कहीं ये 2-3 एग्जांपल्स ना बहुत इंपॉर्टेंट थे और उनको हमने अच्छे से समझ लिया। अब आपको मैं बता रहा था कि थोड़ा सा अमाउंट का डिस्कशन करेंगे। होता पता क्या है कि 5 लाख तक की ना आपके इंश्योरेंस कवर होता है। समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप हो, आपने एसबीआई के अंदर अपना 10,000 रुपये का
डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया था, कल को एसबीआई का डूब गया तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? आपको मिलेंगे पूरे के पूरे मतलब 10,000। अब एक चीज़ और सोचो, मान लो आपका 10 लाख रुपया आपने जमा करवाया हुआ था, तो अब एसबीआई आपको मतलब एसबीआई अगर डूब गया तो आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे? क्या 10 के 10 लाख मिल जाएंगे? द आंसर इज नो। आपको कितने मिलेंगे? 5 लाख ओनली। क्यों? क्योंकि इसकी एक लिमिट है, कितना पैसा आपको मैक्सिमम वापस मिल सकता है, दैट इज 5 लाख। ठीक है, मतलब कि इंश्योरेंस किस लेवल तक की है, इंश्योरेंस किस अमाउंट की है? इंश्योरेंस होती है 5 लाख तक की। उसके ऊपर का अमाउंट हो सकता है आपको मिले ना मिले, डिपेंडिंग अपॉन कि बैंक के एसेट बाद में बेचे जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बैंक की बिल्डिंगें बेच के या आपको अगर कोई पैसा रिटर्न कर सकता है तब किया जाएगा, पर 5 लाख तो आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना? तो कहने का क्या मतलब है कि 5 लाख तक का आपको इंश्योरेंस कवर दिलवाया जाता है। अगर आपका 10,000 का अकाउंट था, 10,000 रुपये डिपॉजिट करवा रखे थे तो पूरे मिल जाएंगे। 5 लाख तक जितना भी अमाउंट होगा ना, आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। उसके ऊपर आपका 6 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, 5 करोड़ है, आपको कितना मिलेगा? अगर बैंक डूब गया आपको मिलेगा पहले 5 लाख का इंश्योरेंस ही। इसके अलावा बाकी अमाउंट भी मिल सकता है, बट वो डिपेंड करेगा कि बैंक की बिल्डिंगें बेच दी, बैंक का कोई और सामान बेच दिया, बैंक के कंप्यूटर बेच दिए, ऐसे चीज़ें बेच के कुछ कहीं ना कहीं अगर पैसा निकलता है तब आपको वापस किया जा सकता है। पर इंश्योरेंस कितने का है? इंश्योरेंस डीआईसीजीसी के अंदर कितने का होता है? 5 लाख की लिमिट। होता क्या था, देखो पहले ये लिमिट बहुत कम होती थी, देखो पहले 1500 लिमिट होती थी, फिर 5000, इस तरह से बढ़ते बढ़ते हम 1 लाख तक हमने लिमिट बढ़ाई थी 1993 के अंदर। फिर 2020 में हमने इसको 5 लाख कर दिया, तो करंटली ये लिमिट चल रही है। ठीक है, ये प्रीमियम रेट्स भी अलग अलग वेरिएशन होते रहते हैं, ठीक है, कि किस हिसाब से कितना हमें डिपॉजिट इंश्योर्ड है, सो ऑन एंड सो फॉर। तो इस तरह से ये चीज़ होती है। ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि डीआईसीजीसी के अंदर अभी इंश्योरेंस की लिमिट क्या है? 5 लाख। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनबीएफसी इसके अंदर कवर नहीं होते। कवर क्या होते हैं? डिफरेंट बैंक्स, फॉरेन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंटर बैंक डिपॉजिट्स, ये सब भी इसके अंदर कवर नहीं होते। ठीक है जी, तो आई होप आप डीआईसीजीसी के बारे में भी अच्छे से समझ गए होंगे, राइट। देखो पिछले हफ्ते मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और ज़्यादातर सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। देखो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है कि जब आपको मान लो ना कि आपकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तब आपको कोई और पैसा नहीं दे रहा, उस टाइम पे कौन आपको पैसा दे रहा है? आपको मतलब बैंक को कौन पैसा दे रहा है? उस टाइम पे भी आपको कौन लैंड करने आ रहा है? तब आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर लैंड करने आए, दैट इज नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। यानी कि जब बैंक के अंदर एक तरह का टेम्परेरी क्राइसिस आ गया, उस टाइम पे बैंक्स को पैसा प्रोवाइड करना, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, ये काम होता है क्या? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जो कि आरबीआई को बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो इसलिए आंसर क्या हो गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। उसके साथ ही साथ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आप में से सभी लोगों ने लगभग सही जवाब दिया है। लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन था, लास्ट ईयर मतलब अभी थोड़े टाइम पहले ही पूछा गया था। इसका आंसर क्या था कि प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन किसका काम होता है? बिल्कुल सही, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हाँ जी, अगर एग्जाम टफ हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन भी होते हैं। अब ये ईजी क्वेश्चन पकड़ने आना चाहिए। अगर आप ऐसे क्वेश्चन में गलती कर रहे हो तो कहीं ना कहीं देखो आपको प्रिपरेशन को थोड़ा और बेहतर करने की ज़रूरत है। काफ़ी ईजी क्वेश्चंस भी होते हैं, आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप गलत नहीं कर सकते। ये 2022 का ही क्वेश्चन है, काफ़ी टफ पेपर माना गया था इस बार का, बट कहीं ना कहीं कुछ ईजी क्वेश्चंस भी हमें एग्जाम में देखने को मिले थे। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आज के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, ठीक है। ये देखो प्योरली करंट अफेयर से करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग हमसे पूछा गया था। मैंने देखो आपके साथ ही सारी की सारी स्टेटमेंट्स तो नहीं डिस्कस करी, बट कहीं ना कहीं आप एक चीज़ नोटिस करना, अगर आपके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन भी है ना, तब भी आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। कोशिश करना जो हमने डिस्कस किया कि उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके साथ ही साथ एक थोड़ा पुराना क्वेश्चन है 2018 का, 4 साल हो गए, ठीक है। ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के रिगार्डिंग है, तो इसको भी यार ट्राई करने की कोशिश करना और मुझे बताना कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ए, बी, सी या डी। तो ये तो पर्टिकुलर क्वेश्चन है आज के, एक 2021 वाला क्वेश्चन है एंड कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, 2018 वाला, ठीक है। तो इन दोनों को ट्राई करना और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इनका सही आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ताकि थोड़ा पता लगे कि जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो लेक्चर्स के अंदर वो समझ आ भी रही हैं, उसको आप अप्लाई कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो फ्रेंड, दिस इट फॉर दिस वीडियो। आप भी अपने एंड पे इसी तरह से हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।